गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अर्पित शर्मा और आप सभी का स्वागत है सुमन हिंदी क्लासेस में। ठीक है। सो हम लोगों ने जो अपनी सीरीज स्टार्ट की थी क्या, मिशन वर्दी। ठीक है, तो उसके तहत अपना नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर रहे होंगे बहुत अच्छे से और आप लोगों को बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा होगा, है ना। और भाई जो नहीं कर रहे हो, ठीक है, और सिर्फ देख के चले जा रहे हो या फिर लाइक करके या स्टोर करके रख ले रहे हो ना, तो मैं सच बता रहा हूँ भाई, कर लो। नहीं, जिस दिन पेपर दे के आओगे ना, उसके बाद जो लोग करके जाएंगे सही से, मैं सच बता रहा हूँ, वो लोग सारे मैसेज करेंगे, भैया सीरीज करके गए थे, पेपर फोड़ के आए हैं। ठीक है। और उसके बाद सितारे तो लगे ही होंगे भाई कंधों पर। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है। एक दुकानदार ने 10,600 में एक वस्तु खरीदी और उसे 30% की हानि पर बेचा। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेचा। देखो, बहुत ही सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है। आप इसको अगर इत्मीनान से करोगे बहुत हो जाएगा, मतलब बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे इतने की खरीदी, ठीक है, और फिर इतने की हानि पर बेच दी, और फिर जो पैसे मिले उस हानि पर बेचने से, उस फिर 30% के लाभ पर उसको बेच दिया। तो हमसे पूछ रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में जो 10,600 है उस पर क्या लाभ क्या हानि हुई, ये हमें निकालना है। तो आप देखो, करते हैं फिर। मान लो हमने 100 रुपए की चीज ली थी, 100 रुपए की चीज ली, 30% के लाभ पर, 30% की हानि पर, 30% की हानि पर हमने उसको बेच दिया। तो उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी। 30% की हानि पर अगर इसको हम बेचेंगे तो कितने की बेचेगी? आपको पता है कि 100 पर जितने भी परसेंट निकालोगे उतना ही होगा। यानी कि 100 पर 30% का लॉस, तो यानी कि 70 की, यानी 30 का लॉस, तो 70 की चीज हमने बेच दी। अब जब 70 की चीज बेच दी तो आगे की प्रक्रिया क्या है? उस राशि से, किस राशि से? इस राशि से एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। अब इससे अगर आप 30% के लाभ पर, 30% का लाभ क्या बनेगा? फ्रैक्शन पहले बना लेते हैं, 3/10। इसका प्रॉफिट क्या बनेगा? 3 प्लस की वैल्यू है तो 13/10 बन जाएगा। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगा? तो अब इसका 13/10 निकालना है, तो इसका हमने 13/10 निकाल दिया। कितना बना? 0 0, 13 7 91। 91 बन गया। 100 रुपए की चीज हमने खरीदी थी, 91 फाइनल हमें रुपए मिले हैं। तो हमें कितने का लॉस हो रहा है? 9 का लॉस हो रहा है। क्योंकि ये तो दिख रहा है ना, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है। तो 9 का लॉस हो रहा है, बस वही चीज हमें निकाल देनी है। क्या? 10,600 पर 9 रुपए की, 100 रुपए पर जो 9 रुपए का लॉस हो रहा है, बस वो कितना बनेगा? अगर 10,600 है तो 100 पर 9 का हो रहा है तो 10,600 पर कितने का होगा? बस यही आंसर बन जाएगा आपका। 0 न 6 का 54 और 9 एकम 9, 954 रुपए का लॉस होगा। समझ में आ गई बात? बहुत आसान है, कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। अगला क्या है? एक्स का मान ज्ञात कीजिए और ये ऐसे रूट है। ठीक है। तो आप एक रूट इसमें देखो, ये ऐसे है, ये ब्रैकेट के अंदर एक सिंपल रूट है, फिर इसके बाद एक रूट ऐसे ऊपर। तो अगर हम देख लो दोनों बाहर रूट हैं, स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो रूट हट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 150 माइनस एक्स। इसको यहीं सॉल्व किया दे रहा हूँ। ठीक है। यहां पर भी अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर तो रूट हट जाएगा दोनों तरफ। क्या बचेगा? इधर क्या बचेगा? इधर ब्रैकेट के अंदर 93, 93 प्लस 49 रूट के अंदर है, बाहर कितना आ जाएगा? 7। तो इधर आ जाएगा 100, इधर आ जाएगा 150 माइनस एक्स। 150 माइनस एक्स बराबर 100। 100 इधर आ जाएगा माइनस में, एक्स उधर चला जाएगा प्लस में। तो 100, 150 में से 100 जाएगा, 150 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा? 50। यही आपका आंसर हो गया। बहुत इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। आप देखो, फिर मैं बता रहा हूं कि जैसे ही आप एसआई के पेपर करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि सारे लगभग लगभग एक जैसे हैं पेपर का लेवल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इस बार हम पेपर फोड़ेंगे। ठीक है। बार बार थोड़ी ना मैं बोलूंगा वही बात। चलो, तो हमसे पूछ रहा है जीपी का योग ज्ञात कीजिए। अब जैसे इसमें है तो जीपी का योग क्या होता है? योग क्या होता है जीपी का? ए 1 - r⁻n अपॉन 1 - r, ये होता है। ठीक है। तो ए, ए क्या है? पहला पद, तो ये तो पहला पद हो गया ए, ये तो ए हो गया। अब आर निकालना है, तो मैंने बताया था आर कैसे निकालते हैं। दूसरा पद से पहले पद को डिवाइड कर दो, आपको आर मिल जाएगा। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जब सीरीज है तो आप इसको ऑब्जर्व कर लो।
जरूरी है क्या हम हर चीज फार्मूला लगा कर निकालें? ऑब्जर्व करके जब हमें वो चीज पता चल रही है तो हम क्या क्यों फालतू में ये सब करें, अपना टाइम बर्बाद करें? आप देखो ऊपर सब में 6 6 6 है, तो इसका मतलब है परिवर्तन कहाँ हो रहा है? नीचे। नीचे कितना हो रहा है? ये 11 है, 121, तो आप सबको पता है कि 11 का स्क्वायर है। फिर ये 11 का और मल्टीप्लाई है, यानी 11 का क्यूब है, यानी सब में 11 11 का क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहे, मतलब 1/11 का सब में मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो चाहे पहला क्या, पहला पद, दूसरा पद कितना है, हम एक बार करके भी आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है? तो आपको, ताकि आपको ये ना लगे कि नहीं। दूसरा पद क्या है? 6/121। पहला पद क्या है? 6/11। आपको पता है ये रिवर्स चल मल्टीप्लाई होगा तो रिवर्स चला जाएगा। 6 से 6 चला गया, 11 से 11 चला गया, तो कितना आ गया आंसर? 1/11 आ गया, यानी आर की वैल्यू 1/11 है। अब रख लो, मैंने कहा था कि आप ये देख लो एक बार ऑप्शन में कि सारे ऑप्शन सेम है क्या, और अभी तक जितने क्वेश्चन थे अंदर का मटेरियल सब में सेम था, ठीक है? तो मैंने बोला था सिर्फ इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, फटाक से हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है? 6/11, ठीक है? इसको एज इट इज रहने दो, अपॉन 1 माइनस 1/11। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू क्या है? 1/11। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा? 6/11 अपॉन में यहां पर वो बना रहने दो, ये क्या आ जाएगा? 11 में से 1 गया, 10/11। 11 से 11 कैंसिल, 2 से मतलब 2 3 6 और 2 पंचे 10, तो आंसर कितना आ गया? 3/5। ये आपका आंसर आ गया, और मतलब ब्रैकेट में वो वैल्यू, तो 3/5 जिसमें आ रहा हो वो आपका आंसर आ गया, ठीक है? आगे बढ़े, चलो। सभी 43 टावरों की औसत ऊंचाई 276 है। 43 टावरों की औसत ऊंचाई कितनी है? 276, ठीक है? ये 43 टावरों की औसत ऊंचाई है 276। पहले 21 टेलीकॉम टावरों की औसत ऊंचाई 276 है। ये 21 इसी में से निकाले गए, इसी 43 में से अगर हम 21 सैंपल निकालें या 21 टावरों की औसत ऊंचाई निकालें तो वो भी 276 बन रही है, ठीक है? और अंतिम 21, मतलब अगर 43 ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो शुरुआत से 21 ले लिए, फिर अंतिम से 21 ले लिए, तो बीच में एक छूटेगा, ठीक है? अभी देखो छूट दिखाते हैं, तो उसकी भी ऊंचाई कितनी है? 276 मीटर, दिख रहा है? तो 22वें वाले की ऊंचाई हमें बतानी है। किसकी बतानी है? 22वें की हाइट क्या बनेगी, ये हमें बताना है। आप ये देखो 21 21 42, तो इसमें से 43 में से 42 अगर निकाल लिए तो एक बचेगा, एक बचेगा। और वो 22वां कैसे होगा? शुरुआत से 21 निकाल लिए तो 22वां वाला बचा, लास्ट से 21 निकाल लिए तो 22वां वाला बचा, तो इस तरह से एक बच जाएगा और वो 22वां पद होगा, ठीक है? अब इसमें से देखो 43 का 276 एवरेज है, जो हमने 21 सैंपल निकाले उसका भी 276 है, फिर 21 निकाले वो भी 276 है। तो एक बात बताओ, जब एवरेज, जो भी एवरेज है, एवरेज के बराबर अगर एवरेज निकालोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और एवरेज अगर 276, इसका मतलब क्या? सबके पास 276 है, तो आंसर क्या बनेगा? 276। मतलब कि उसमें से कुछ भी एक्स्ट्रा ना आपने निकाला है ना हमने डाला है, तो इसका मतलब है वही चीज बची रहेगी जो पहले से है। 276 थी, 276 बची रहेगी। बहुत इजी कैटेगरी का आंसर है, और इसको तो देख के तुरंत उड़ाते आप, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है? एक दुकानदार 830 में एक वस्तु बेचता है और कुछ लाभ अर्जित करता है, ठीक है? और जब इस वस्तु को 350 में बेचता है तो उस वस्तु पर हुई हानि अर्जित लाभ के 15 गुना के बराबर है। वह 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है लास्ट में, ठीक है? तो किस मूल्य पर वस्तु को बेचे? आप एक चीज देखो, अब इसमें क्या दुनिया भर का फार्मूला और बहुत कैलकुलेशन कराएंगे, ठीक है? आप इस क्वेश्चन को बाकी जगह देखो जाके। 830 की चीज हमने क्या है? बेची, और इस पर कुछ लाभ अर्जित किया। तो अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये अगर क्रय मूल्य है, ये क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, अगर ये क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य से हम लाभ पर बेचते हैं, तो वो कितने की चीज बिक रही है? 830 की। अब आगे बोल रहा है कि अगर वस्तु को 350 में बेचते हैं, तो ये हमने भाई 350 में बेच दिया, ठीक है? अब ये कह रहा है 350 में बेचें तो कुछ वस्तु पर हानि होती है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य से कम पर बेचोगे तो हानि हो जाएगी। अब इसका रेशियो दे रहा होगा, क्या दे रहा है? अर्जित लाभ जो है वो अर्जित लाभ के 15 गुना के बराबर है। कौन? हुई हानि। हुई हानि जो है वो अर्जित लाभ के 15 गुना के बराबर है। मतलब अगर लाभ 1 हुआ है तो हानि कितनी हुई है? 15 गुना के बराबर। बस हो गया क्वेश्चन। आप यहां से यहां तक का रेशियो में अगर हम देखें तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 15 और 1 16 का डिफरेंस। कितना आ रहा है? 16 का।
जबकि 830 से 350 का डिफरेंस देखो तो कितना आ रहा है, ये भी तो वही डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है ना। तो आप देखो ये कितना है, ये 400 मान लो, 400 से ये कितना ज्यादा है 430, ये कितना ज्यादा है 430 ज्यादा है, ये 400 से कितना कम है 50, तो डिफरेंस कितने का बन गया 480 का, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 16 3 48, 30 के बराबर हो गई। एक यूनिट की वैल्यू अगर 30 हो गई तो बताओ इसका, ये एक ही यूनिट तो है, यानी ये 30 ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, यानी कॉस्ट प्राइस कितने रहा होगा 800, 30 घटा दो तो 800 मिल जाएगा, मिल जाए कि नहीं मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस मिल गया। अब हमसे पूछ रहा है 20% का लाभ अगर चाहिए, तो एक बात बताओ 20% का लाभ चाहिए, 10% मैंने निकालना बताया था आपको क्या, कि अगर 800 है तो 800 से 20% ज्यादा में बेचना है, तो कितना इससे इसमें 20% कैसे निकाले, आप देखो लास्ट से 10% निकाल लो, कितना हुआ 80, 80 हुआ, 10% 80 है, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 160, यानी 160 इसमें ऐड कर दो तो कितना बन गया 960 की चीज आप बेच दो तो आपको क्या मिल जाएगा 20% प्रॉफिट मिल जाएगा। बताओ मैंने कहीं भी इसमें कोई फॉर्मूला इस्तेमाल किया, सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूं कि इस तरह से भी ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। पाइप ए एक टैंक को 816 मिनट में भर सकता है, पाइप ए एक टैंक को 816 मिनट में भर सकता है, पाइप बी क्या है उसी टैंक को 1020 मिनट में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला है। तो जब भी मैं खाली वाला देखता हूं तो मैं माइनस का इस्तेमाल कर लेता हूं, क्यों, ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये 1020 मिनट में खाली कर सकता है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो यहां पर, ये मिनट में दे रखा है, ये मिनट में दे रखा है और ये घंटे में पूछ रहा है, ठीक है। चलो तो अब वही करते हैं, एलसीएम लेते हैं, और मैंने बताया था कि जब भी टाइम एंड वर्क, पाइप एंड डिस्टेंस, एवरेज, और एवरेज नहीं क्या कहते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, इन सब में एलसीएम की बहुत नीड पड़ती है, और एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर तो खुदा ही है। तो इसमें एलसीएम कैसे लेते हैं मैंने बताया था, इसको फैक्टर में तुरंत तोड़ लो, और एलसीएम को भी फैक्टर में ही रखो। तो इसको फैक्टर में तोड़ेंगे तो आप देखो यहां से अंदाजा कैसे मिलेगा, 17 छक्का 102 होता है, 17 इंटू डिवाइड करोगे 17 छक्का 102 तो 60 बचेगा, ठीक है। 60 को जब तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 5, ठीक है, 12 इंटू 5। अब इसको तोड़ लेते हैं तो ये भी लगभग 17 से जा ही रहा होगा, एक बार तोड़ के देखते हैं, 17 चौको 68, 68 से ये कितना ज्यादा है 3 13, 17 अट्ठे 136, यानी 17 से कट रहा है, 17 इंटू 48 को क्या लिख सकते हैं हम 16 ते 48, ठीक है। अब एलसीएम लेते हैं तो 17 तो आ ही जाएगा, यानी ये वर्क आ जाएगा हमारा, कितना कराना है 17, 16 आ जाएगा, ठीक है, और एक 5 आ जाएगा, और इसके बाद एक 3 आ जाएगा, एक 3, देखो यहां पे भी 3 है, यहां पर भी 3 है, एक 3 आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या है, इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, ये तो उसके आगे थे मिनट, कितने मिनट में काम करता है, ठीक है, इफिशियंसी निकालते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 17 से 17 कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 5 यूनिट। यहां पर क्या है फिर वही 17 17 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 12 है तो 3 12 बचेगा नीचे, 3 चौको 12, 4 चौको 16, 4 बचेगा, और ये 4 क्या है माइनस का। तो दोनों अगर एक साथ काम करें a माइनस बी बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये कितना बनेगा 5 माइनस 4 एक यूनिट से अगर ये काम कराना है तो आंसर तो यही बन जाएगा ना, यही बन जाएगा, एलसीएम ही हमारा। तो कितना हो जाएगा आप इसको मल्टीप्लाई करके रख लो, 16 इंटू 17 इंटू 3 कितना हो गया 16 17 17 और 16 और 3, ये तो बन गया 816, और हमें क्या चाहिए हमें घंटे में चाहिए और ये है मिनट में, तो बस कितना हो जाएगा 816 इंटू इंटू कितना बनेगा 5, और इसको घंटे में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे तो घंटे में आ जाएगा, 5 से डिवाइड किया 12, 12 से डिवाइड करेंगे 12 छंग 72, 72 और 9 12 अट्ठे 96, 68 घंटे, 68 घंटे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में पूरी तरह से आ रहा होगा, ठीक है, नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या दिक्कत है। 1700 मीटर लंबा एक ट्रक है, ठीक है, और 124 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 1700 मीटर लंबा ट्रक है, 124 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 94 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसी दिशा में चलने वाली 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में उसे कितने सेकंड लगेंगे। देखो कितना 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, ये है ट्रक, ये कितना है ये ट्रक है, ये क्या है ट्रेन, ये क्या है ट्रेन,
और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। तो बताओ सेम डायरेक्शन में जाते हैं, कोई भी दो चीजें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी स्पीड घट जाएगी ना, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी स्पीड जुड़ जाएगी। तो ये जब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनकी स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी, इनकी स्पीड माइनस हो जाएगी। दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है, 94 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब इनको हम माइनस कर दें, क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 9 3 12, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जब एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो किससे चलेंगे, इससे चलेंगे। अब हम इससे ये पूछ रहा है कि 1700 मीटर लंबा जो ट्रक है वो 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितने सेकंड लगेंगे। तो एक चीज बताओ, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे ये मान लो ट्रक है, ये 1700 मीटर लंबा है, ये मान लो ट्रेन है, ठीक है, ऐसे है। तो अगर ट्रक ट्रेन को पार करेगा तो वो किस कंडीशन में पार करेगा, जब ये ट्रक जो है मान लो यहां से स्टार्ट करेगा, ठीक है, यहां से ऐसे उसने स्टार्ट किया और यहां पर ये ऐसे निकलेगा, यानी कि इन दोनों की दूरी के बराबर ही तो दूरी चलेंगे। तो बस ऐड करा के 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिवाइड करा देते हैं, आंसर आ जाएगा 0 0 7 6 13 और 2 1 3, 3300 मीटर चलवाना है। अब ये मीटर ये किलोमीटर पर आवर है, तो जब हम इसको कवर कराएंगे कि 3300 मीटर हमें 30 किलोमीटर पर आवर से कवर कराने, तो किलोमीटर पर आवर से तो नहीं कर सकते, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो आपको पता है कि जब भी हम मीटर पर सेकंड में स्पीड को चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई, 5 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 18 नीचे आएगा तो हम उसको ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा आपका, 6 3 18 और 6 पंचे 30, पचम 25 चौको 100, ठीक है, 4 3 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 12 3 36, 12 3 36 3 39, इतना आ गया आपका। ये क्या आएगा आपका, ये सेकंड आएंगे, क्या आएंगे, सेकंड। इतने सेकंड में वो एक ट्रक जो है वो ट्रेन को पार कर लेगा। चलो 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कितनी लंबी है, 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी 198 की चाल से चलती है, 198 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ठीक है। 65 सेकंड में सुरंग को पार करती है। अब एक बात बताओ कि जब 65 सेकंड चली होगी सुरंग को पार करने में, तो वो इसमें भी वही कंडीशन, मान लो ये सुरंग थी, ठीक है, यहां से ऐसे स्टार्ट हो रही, ये ट्रेन की लंबाई थी, तो ये ट्रेन सुरंग को कैसे पार करेगी, जब ये ऐसे निकल चुकी होगी पूरी बाहर तभी तो करेगी। तो यानी 65 सेकंड में ये इतनी दूरी चलेगी, समझ में आया, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, समझ में आ गई बात। ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई कितनी देर में चलेगी, 65 सेकंड में, और किस स्पीड से, इस स्पीड से। तो इस स्पीड से 65 सेकंड में चली गई दूरी निकाल लेते हैं, बस 198 65 सेकंड में निकालना है तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 5/18 और कितनी सेकंड में चलानी है, 65 सेकंड में, कितनी दूरी बनेगी, बस घटा काट पीट के निकाल लेते हैं। 18 से पूरा पूरा जा रहा है, 18 एकम 18, 18 एकम 18, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 11 से लास्ट में कर लेंगे क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। पचम 25 हासिल लगा 2, 5 6 30, 30 2 32, 325 इंटू 11, तो कितना आ जाएगा, मैंने बताया था 11 से मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहले नंबर को एज इट इज रख दो 5, फिर ऐड करते जाओ सबको, 5 2 7, 3 2 5 और लास्ट में 3, 3375। ये क्या आ गई टोटल सुरंग प्लस ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई दे रखी कितनी 900, तो 900 इसमें से घटा दो तो कितना आ जाएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35 में से 9 गए तो कितना आ गया 26, 2675 ये क्या आ गया आपका आंसर। ये क्या बन गई डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस, ये आ गई सुरंग की, 2675 है ना, 2675, समझ में आया। बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, देखो कितनी इजी कैलकुलेशन है ना। देखो फॉर्मूले को या जो भी नंबर्स दिए गए अगर उनको तोड़ के नहीं रखोगे कैलकुलेशन हमेशा पाइल अप होती जाएगी, समझ में आ गई बात। और वैसे भी आपके इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, अगर उनको आप कॉन्सेप्ट से करोगे ना बहुत आसानी से और बिना किसी कैलकुलेशन या एरर, कैलकुलेशन एरर के करोगे, समझ में आ गई बात, और बहुत स्मूथली करोगे। अगला क्वेश्चन, फिर मैंने बताया कि इसमें क्या है राइमिंग देखनी है, क्यों, क्योंकि एलसीएम ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, आप इवन दैट देखो यूट्यूब में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो एलसीएम को लेने में ही खा जाते हैं, वो सीधे बोल देते हैं इसका एलसीएम ये आएगा, भाई ऐसे कैसे आ जाएगा, समझ में आएगी बात, करके दिखाओ। ए क्या है, किसी कार को 126 दिन में कर लेता है, तो इनके नंबर ऑफ डेज कितने 126। फिर बोल रहा है बी उसी कार को कितने दिनों में 189 दिनों में कर रहा है। तो अब बोल रहा है कि दोनों एक साथ कार करें तो उसी कार को कितने दिनों में कर लेंगे। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनका एलसीएम,
तो आप देखो कुछ कॉमन है क्या, कोई टेबल है, कोई पहाड़ा है जो कॉमन है? आपको दिख रहा होगा 21 छक्का 126, 21 नमैया 189। तो अब एलसीएम रख लेते हैं। तो एलसीएम क्या है, वर्क कितना करवाना है, 21 इंटू 9 इंटू यहां पर देखो 2 3 6 होता है तो एक 2 मिलेगा, क्योंकि 9 में 3 तो यहां से मिल गया, लेकिन अब 2 बाकी, तो 2 और रख लिया हमने। अब इसके बाद डिवाइड करते हैं, 21 इंटू 6, 2 यहां से 3 यहां से लिया, 6 हो गया, 3 बचा, ये 3 आ गया। 21 इंटू 9 चला गया तो यहां कितना आ गया, 2। अब ये दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो a प्लस बी बनेगा। तो a प्लस बी की इफिशियंसी कितनी बनेगी, 5, यानी 5 से इसको डिवाइड करके रखना है। तो अब इसको रख लेते हैं, 21 नवैया 189 था, 189 का 2 गुना, तो 189 इंटू 2 कितना बनेगा, 18 दूनी 36 और 1 37, 9 दूनी 18। तो ये कितना आ गया, 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड कर दो कितना बन जाएगा, क्योंकि 5 इफिशियंसी से हमें पूछ रहा है कि अगर दोनों मिलकर साथ काम करें तो कितने दिन में करेंगे, तो निकाल लो कितने दिन में करेंगे। 5 सते 35, 2 पचम 25, 75 दशमलव आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे निकालने की जरूरत नहीं, जब हमें मिल गया है उसी से तो पता है कि दूसरा कौन सा है, कोई आंसर है ही नहीं उसमें। चलो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया है कि ये दिया, अच्छा ऐसे, अच्छा ये वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, और इसका सम दे रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप यहां पर देखो ये 3 अंकों बाद दशमलव है, नीचे डिवाइड होना है, ये डिवाइड में है, और 2 अंकों बाद दशमलव। तो अगर इसका दशमलव इसके दशमलव से 2 अंक बाद है, ये 2 अंकों बाद इससे हटा के तो यहां आ जाएगा, यहां क्या बन जाएगा, 0.8/4 ये बन जाएगा। प्लस यहां पर क्या है, यहां पर तो भाई पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें निकालना है 0.006। ठीक है, अब बटे में कितना आ जाएगा, x, ये आ जाएगा, प्लस यहां पर कितना आ जाएगा, अच्छा ये, तो यहां से देखो ये 2 अंकों बाद दशमलव है, इसको हटा देते हैं, तो ये 2 अंकों बाद हटेगा तो कहां जाएगा, यहां पर, तो ये कितना आ जाएगा 0.4/2, और बाद में कितना दिया है 0.6 दिया है, कर लेते हैं, ये आ गया 0.2, ये 0.2, तो कितना आ गया 0.4 प्लस 0.006 बटे x जो अननोन है, और ये 0.6, ये 0.4 उधर जाएगा माइनस में, तो क्या बचेगा 0.2, तो कितना आ जाएगा 0.006 बटे x। ये फालतू में स्टेप लिख रहा हूं, ठीक है, सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाता। अब 0.2 को इधर ले आएंगे, x को उधर ले जाएंगे तो कितना बनेगा 0.006 बटे 0.2 बराबर x। ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, ये यहां पॉइंट आ गया, 2 से काट देंगे तो 0 और 3, तो आंसर कितना आ गया, x बराबर 0.03। समझ में आया, देख लेना अगर कंफ्यूजन हो, वैसे है तो नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें कंफ्यूजन, लाइक पॉइंट ही है उसमें, वो पॉइंट को आप पहले से डील कर लो तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, आप एक बात बताओ कि अगर 1 ईयर के लिए जो ब्याज होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो क्या होती है, वो ईयरली होती है। लेकिन अगर हमसे बोल दे कि ब्याज अर्धवार्षिक हम लगाना चाहते हैं, तिमाही लगाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर क्वार्टरली लगाना चाहते हैं, तो क्या होता है, जैसे अगर बोल दे कि छमाही लगाना चाहते हो तो छमाही कितनी होती है, एक साल में 2 छमाही होती हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप 2 से डिवाइड कर दो, आपकी छमाही की रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। क्या, छमाही की रेट ऑफ इंटरेस्ट R/2 कर दो, आ जाएगी। वही चीज हम यहां पर करेंगे, तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 8% पर एनम है, तो अगर हम ईयरली लगाएंगे तो 8% बनेगी, छमाही लगाएंगे तो क्या होगा, छमाही में क्या बनेगी, छमाही में बाई 2 कर देंगे तो 8% का आधा कितना बनेगा, 4%। यानी कि जब हम छमाही निकालेंगे तो 4% के हिसाब से, और वार्षिक निकालेंगे तो 8% के हिसाब से। अब पैसा कितना है, पैसा है 27,000, 27,000 पर, और हमें क्या निकालना है, इनके ब्याज के बीच अंतर, ब्याज के बीच अंतर निकालना है। तो इसको आप 2 तरीके से कर, मतलब एक ही तरीके से देखो। एक चीज आप देखो पहले तो, क्या, इसको आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे 4% की 2 लगाओगे तो वो जो ए बी वाला फॉर्मूला नहीं था, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100, तो आप देखो 4% की है तो 4% प्लस 4% प्लस 16 से 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.6, तो ये कितना आ जाएगा 8.16%।
यहां 8% मिलेगा एक साल में, वो तो लिखा ही है ईयरली। यहां 8.16 घटा दो तो कितना आया, 0.16% मिलेगा एक्स्ट्रा, किसका, रकम का। तो 27,000 है, 27,000 का 0.16% आप निकाल दोगे बटे में 100, जीरो से जीरो चला गया, एक अंक बाद ये दशमलव आ जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 सत्ते 112, 11 आ गया, 16 दूनी 32, 32 इसमें ऐड करोगे कितना आएगा, 43, 43.2 आपका आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, या फिर आपको ये नहीं करना है, दूसरा कर लो, क्या, देखो दूसरा क्या है, 4% के हिसाब से है, ये 8% के हिसाब से। 27,000 का 8% आप निकालोगे तो कितना बनेगा, 8/100, 8/100, 2 जीरो से कट गया तो ये कितना आ गया, एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है, जीरो। 27 पंचे 132, 27 छक्का 168, 27 छक्का 27 27, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 सत्ते 56, 8 दूने 16, 16 और 5 21, 2160 बन रहा है। अब यहां पर 27,000 का हम 4% निकालेंगे, लेकिन ये क्या है, दो लेयर बनेंगी, 6 महीने बाद मिलेगा, दो लेयर बनेगी, तो 4% इसका निकालेंगे तो कितना बनेगा, जीरो, कितना आ जाएगा, 27 को 27 27 27 चौको 168, 168 नहीं, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 2 10, 108 होता है, 168 कह रहा हूँ। ठीक है, तो इतना आ जाएगा, एक जीरो इधर, दो लेयर बनेंगी तो 1080, फिर इसका 4% इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, 8 चौको 32, है ना, और फिर 4, 43.2। आप एक चीज देखो, जब इसको हम ऐड करके इसमें घटाएंगे, 2160 ये, 2160 ये, क्योंकि ये भी तो ऐसा ही होता है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना बचा। ठीक है, आपको अगर आता है तो आप तुरंत देख के ही कर सकते हो, इतना एक्सप्लेन करने की बिल्कुल, ये तो आपको बताने के लिए है कि धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं और ज्यादा। राजा अपनी बचत का 16% और 16% अनाथालय को, अच्छा वृद्धाश्रम को, 16% अनाथालय को, 16% चिकित्सा सहायता प्रदान करने वाले संस्थान को देता है। ठीक है, तो आप देखो 16, 16 और 16, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि बची हुई राशि का, यानी सीधे 16% दान करता है। तो टोटल कितना दान कर दिया, 16 ये 16 ये 16 ये 48% दान कर दिया, कितना कर दिया, 48%, 48% उसने दान कर दिया। चिकित्सा सहायता प्रदान करने वाले संस्थान को दान करता है, बचत की 7800 की शेष राशि बैंक में जमा करता है। तो आप एक बात बता दो, अगर 48% उसने दान कर दिया है तो उसके पास बचा कितना होगा, 52 बचेगा, क्यों, क्योंकि कोई भी रकम क्या होती है 100%, 48 घटा दिया तो 52 बचेगा। तो यानी ये 52% की रकम है कि नहीं है, क्या है 52% की रकम, 52% बराबर कितना है, 7800, कितना है 7800, 13 से डिवाइड कर लेते हैं, 13 चौको 52, 13 चौको 52, 13 छंग 78, 4 से डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, 15, और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू 15,000। अब ये जो 100 की वैल्यू 15,000 आई है, ये क्या बोल रहा है, राजा अपनी बचत का, और बचत है कितनी 20%, किसकी, इनकम का, इनकम का 20%, इनकम, इनकम को मैं आई से दिखा रहा हूं, इनकम का 20% जो है वो कितना है, वही तो 15,000 है। क्यों, क्योंकि 15,000 का ही 16% एक दान किया, 16% एक दान किया, 16% एक दान किया, और फिर 7800 बचे तो वो उसने अपने पास रख लिए। समझ में आ गई बात, यानी ये इनकम का 20% है। तो बताओ इनकम कितनी है, इनकम ही तो पूछिए, वेतन। ठीक है, तो इनकम कितनी है, तो इनकम बराबर क्या हो जाएगा, ये 20% की वैल्यू है, 100 की चाहिए, तो क्या हो जाएगा 15,000 बटे 20 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 15 पन्ना 75, 75,000 आपका आंसर आ गया, है ना। समझ में आई बात, ठीक है, कर लोगे आप फटाफट। अगला, दो संख्याओं का मासापा 41 है। ठीक है, दो संख्याओं का मासापा, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों संख्याएं जो हैं, 41 उनका एक फैक्टर है, 41 उनका क्या है, एक फैक्टर, यानी दोनों संख्याएं 41 से भाग चला जाएगा, एक फैक्टर उनका 41 है। इसके बाद में लघुत्तम समापवर्त के दो अन्य भाजक 14 और 17 हैं। ठीक है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, जो छोटा फैक्टर है ना, देखो 41 तो हो गया कॉमन दोनों में, तो अब जो छोटा फैक्टर है, अगर छोटी संख्या चाहिए तो छोटे से मल्टीप्लाई करके रख दो, बड़ी संख्या चाहिए बड़े से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें छोटी चाहिए तो हमने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, 14 से किया ना, 14 से कर दिया तो 14 एकम 14, 14 चौको 56 और 1 57, 574 है छोटी संख्या, आंसर हो गया आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर एक राशि अपने आप की दोगुनी हो जाती। 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर एक राशि अपने आप की दोगुनी हो जाती। मैंने आपको बोला था कि जब ये ऐसी बात बोले कि दोगुनी हो गई, क्या हो गई? दोगुनी हो गई, तो इसका क्या मतलब है? ये मूलधन है कि मिश्र धन? ये मिश्र धन है। इसमें एक प्रिंसिपल है और एक एसआई है, एक एसआई है, यानी कि 3 साल में 1 गुना ब्याज मिल रहा है। 1 गुना, यानी 3 साल में 1 गुना ब्याज मिलता है, और तभी आप प्रिंसिपल को मिला के एक जोड़ेंगे तो रकम कितनी हो गई? 2 गुना। समझ में आ गई बात? तो बिना फार्मूले के अगर आपको करना है तो ये चीज आपको समझनी चाहिए, क्या कि 1 गुना होने में 3 साल लग रहे हैं। कितना लग रहा है? 3 साल। अब हमसे पूछा है कितने वर्षों में 49 गुनी हो जाएगी। 49 गुनी का मतलब क्या है कि एक प्रिंसिपल अगर हटा दोगे तो कितना बचा? 48। 48 गुना कितने में हो जाएगी? तो आप देखो 1 गुना कितने में हो रही है? 3 साल में। 3 साल में 48 गुना होने में 1 से 48 में कितना लगेगा? पूरा 48 का मल्टीप्लाई लगेगा। तो इधर से भी 48 का मल्टीप्लाई लगेगा। 48 तिरका कितना होगा? 144। 144 साल में वो कितनी हो जाएगी? 48 गुना, और एक प्रिंसिपल ऐड हो जाएगा तो यानी 49 गुना हो जाएगी। 49 गुना होने के लिए उसे 144 साल लगेंगे। कोई डाउट किसी को? चलो आगे बढ़े। हरि, जना, कार्तिक एक साझेदारी शुरू करते हैं। हरि पूर्ण पूंजी का 1/3 हिस्सा देता है, जबकि जना जो है उतनी ही हिस्सेदारी है जितनी कि हरि और कार्तिक की है मिलाकर। ठीक है, तो हरि जो है वो हरि और कार्तिक की, सॉरी जना था इसमें ना, अच्छा जना, जना जो है उतनी ही हिस्सेदारी है जितनी हरि और कार्तिक की मिलाकर। ठीक है, हरि और कार्तिक की मिलाकर। और हरि कितनी लगाता है? पूंजी का 1/3, पूरी पूंजी का। तो ये हरि हो गए, ये कार्तिक हो गए, हरि जना कार्तिक। ठीक है, तो ये जना हो गया। ठीक है, ये जना हो गया, ये कार्तिक हो गया। अब बोल रहा है कि हरि जो है वो पूरी पूंजी का 1/3 लगाता है, ये पूंजी का 1/3 लगाता है। तो इसके मल्टीपल में अगर एक आप मान लो, यानी कि 6 मान लेते हैं कि पूंजी 6 रही, तो 6 का 1/3 कितना बना? 2। यानी कि हरि ने 2 लगाई। अब बोल रहा है कि हरि और कार्तिक मिलाकर जितनी पूंजी लगाते हैं उतनी ही पूंजी जना लगाता है। इसका मतलब है कि इन दोनों की पूंजी इसके बराबर है, तो यानी कि इन दोनों की पूंजी आधी के बराबर होगी, इसकी आधी के बराबर, यानी इसका बाई 2 किया तो 3 मिल गया। यानी 3 इसने लगाया, 2 इसने लगाया, तो 1 इसने लगाया होगा, लगाया होगा। ठीक है, रेशियो बन गया ये। अब इसी रेशियो में चूंकि टाइम बराबर है तो यही रेशियो बनेगा उनके प्रॉफिट का भी। ठीक है, तो यदि वर्ष के अंत में लाभ इतना हो तो कार्तिक को कितना धन प्राप्त होगा? तो आप देखो कितना है, 3 2 5 1 6, 6 रेशियो कितना, 1 1 1 0 0 0। ठीक है, इसको 6 से डिवाइड कर दो, और हमसे पूछा किसका है? कार्तिक का शेयर, कि कार्तिक को कितना मिलेगा। तो कार्तिक का 1 शेयर है, यानी जो 1 की वैल्यू आएगी वही कार्तिक का आंसर होगा। 6 से डिवाइड कर देते कितना आ जाएगा? 6 कम 6 5, 6 टू 48, और 3 आएगा, 6 पंचे 30, 185, और 2 जीरो और 185 2 जीरो। ठीक है, मैं रख देता हूं। क्लियर है? बहुत आसान है। एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, ऊंचाई 17 सेंटीमीटर और पाई इतना है। बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पूछा है आपसे, और कुछ नहीं करवाना है इसको। किसका है? बेलन का आयतन। ठीक है, सिलेंडर। ठीक है, बेलन का आयतन, आयतन वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर क्या होता है? सॉरी, वॉल्यूम बराबर क्या होता है? वॉल्यूम तो एक होता है कि पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है? ये क्या होता है? एरिया ऑफ बेस, यानी कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, और इनटू हाइट, ये होता है आपका, यहीं से आता है ये पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल और इनटू ऊंचाई। रख देते हैं आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई की वैल्यू। मैंने बोला था कि जब भी इसमें करो पाई की वैल्यू सिर्फ ध्यान रखो और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आर स्क्वायर, आर 35 है तो 35 इंटू 35 आ जाएगा। ठीक है, हाइट कितनी है? 17 है। बस सॉल्व कर लेते हैं, और तो कुछ है नहीं। 7 से काट देते हैं, 7 पना 35, 22 पंचे 110, 110 आया, 110, और इसको 17 से मल्टीप्लाई करते हैं। 110 को 110 इंटू, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं 110 से, क्यों इसको क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? क्योंकि लास्ट में 11 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, जो कि हमें बहुत आसान लगता है। तो 17 पच्चे 85, तो और 17 तिका 51, 51 और 8
59। ठीक है, अब क्या है, 11 का मल्टीप्लाई करना है, तो 11 का मल्टीप्लाई कैसे होता है, एक जीरो पहले हमने रख दिया, अब 11 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 5 14, एक कैरी, 9 5 14, एक 15, एक कैरी का था ना, अब 5 एकम 5 और एक 6, 65 45 आंसर आ गया, 65 45। ठीक है, तोड़ तोड़ के देखो तो उसको आपको कैरी करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। क्या है, एक व्यापारी क्रमशः 25% 26% की दो क्रमिक छूट के बाद वस्तु का अंकित मूल्य, अच्छा वस्तु बेचता है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, सॉरी हाँ सेलिंग प्राइस एसपी, वो क्या है, दो छूट देने के बाद आता है। मतलब अगर ये मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस अंकित मूल्य, अगर अंकित मूल्य इतना था तो पहले उसने कुछ छूट दी यहां पर, फिर एक और छूट दी, और फिर इसके बाद में यहीं पर आकर उसने बेच दिया, तो दो छूटें दी उसने और फिर उसके बाद उसको बेच दिया। तो दो छूटें देने के बाद उसका जो विक्रय मूल्य बनेगा वो हमसे पूछ रहा है। तो अंकित मूल्य कितना है, 21,600, 21,600 है। अब इस पर पहली छूट कितनी दी है, पहली छूट दी है 25%, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी, 1/4, 4 पर 1 की छूट देगा तो कितनी फ्रैक्शन बन जाएगी, 3/4, और चूंकि अंकित मूल्य से हम छूट की तरफ जा रहे हैं तो 3/4 ही रख देंगे, इनटू फिर कितना है 26%। अब 26% तो क्या काटोगे पीटोगे, तो सीधे 100 में से घटा के रख देते हैं। देखो फ्रैक्शन वैल्यू हमें उनकी चाहिए होगी जो बार बार आती हैं, बार बार। अगर कोई नई आई है बहुत वैसी है तो इसको 100 में घटा के रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 26% छूट देंगे तो 100 की चीज थी, 100 में से 26 गए तो कितना बचा, 74, यानी ये चीज 74 की पड़ी, 74/100, है ना। बस इसके बाद जो है उतने जो रेट आएगा उसी रेट पर हमने चीज बेच दी, वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। दो जीरो से दो जीरो कट गए, ठीक है, 4 से इसको काट दो, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, अब ये 54 हुआ तो मल्टीप्लाई कराना है, तो आप इसको ऐसे रख लो 18 इंटू 3, 18 से मल्टीप्लाई कराएंगे 74 को, फिर 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसको, तो 3 3 बचेगा, तो 3 3 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे, लास्ट में फाइनल आंसर आ जाएगा। 18 चौको 72, 7 आया, 18 सत्ते 126, 26 और 7 133, 133 में 9 का मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27, 1 28, और 13 नमैया 117, 117 और 2 119, 119 और 88 आपका आंसर हो गया। समझ में आया, ठीक है। अगर देखो आपको लग रहा हो कि आपको ये तरीके नहीं आते हैं, तो अब ये समझ लो कि यही सीखने का टाइम है, यही सीखना है। अगर आपको कंधों पर सितारे चाहिए तो ये सीख के जाओ, कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्या है, दो बर्तन है, ठीक है, और उनमें क्या है, एक में 39 लीटर है मिक्सचर, दूसरे में क्या है, दूसरे में एक में 39 लीटर मिक्सचर है और दूसरे में 51 लीटर मिक्सचर है। कितना है, 51 लीटर, ठीक है। घोल की मात्रा है क्रमशः 19 और 20 के रेशियो में, दूध और पानी दोनों में है क्या, मिल्क और वाटर, ठीक है। ये टोटल मिक्सचर है और फिर इसमें मिल्क रेशियो वाटर है कितना, 19 20, 19 रेशियो 20, इसमें मिल्क इस टू वाटर कितना है, कितना है 30 रेशियो 21, ये इतना है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमसे पूछा क्या है कि अब अगर घोलों को एक दूसरे के साथ मिलाया जाए तो परिणामी घोल को 1:1 में बनाने के लिए लास्ट में हमें कितना चाहिए रेशियो, 1:1। तो आप देखो कि जब हम इसको और इसको मिलाएंगे तो हम मिल्क मिल्क मिला देंगे, वाटर वाटर मिला देंगे, हमें कोई समस्या नहीं होगी। तो आप देखो इसमें मिल्क और कितना है और वाटर कितना है, इसमें मिल्क कितना है वाटर कितना है, तो हम क्या करेंगे, जब इससे इसको जब क्या कहते हैं निकालेंगे तो ये कितना बनेगा, 39 लीटर मिक्सचर है, यहां से कितना बन रहा है 39, यानी कि 39 बराबर 39 है। इसका मतलब क्या है कि यही वो मात्रा है, यानी 19 लीटर उसमें मिल्क है, 20 लीटर पानी है, तो वही हम रख देते हैं। तो यानी कि मिल्क और वाटर फाइनल जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो पहले वाले से 19 लीटर मिल्क मिलेगा और 20 लीटर वाटर मिलेगा। अब दूसरे वाले में देखते हैं 51 लीटर है, कितना क्या निकलेगा, तो पहले ऐड करते हैं 30 20 50 1 51, यानी कि उसमें भी वही चीज है, क्या 51/51 करेंगे तो एक आ जाएगा, एक मतलब कि 30 लीटर उसमें मिल्क है और 21 लीटर पानी, 30 लीटर मिल्क है और 21 लीटर पानी। अब इसको ऐड कर दो तो ये कितना बन गया 49, ये कितना बन गया 41। अब एक बात बताओ 1:1 का रेशियो लाना है कितना, यानी कि 1:1 का मतलब क्या हुआ, 1:1 का मतलब हुआ कि अगर ये 49 है तो ये भी 49 होगा। समझ में आ गई बात,
अगर ये 49 है तो ये भी 49 होगा। तो बताओ ये 49 है तो इसको 49 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 8 ऐड करना पड़ेगा। और वही वो चीज पूछ रहा है कि अंतिम घोल में कितने लीटर पानी मिलाया जाएगा, तो दैट इज 8 लीटर। बताओ कोई फार्मूला लगाने की जरूरत है क्या, मुझे इसमें ये कराने की जरूरत थी? 49/41, 49 ठीक है 41, 41 ठीक है, और रेशियो क्या बनेगा 1:1 का। इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो क्या हम ऐसे x करके इसको लिखने की जरूरत है? आपको पता है कि अगर ये 49 है और 1:1 का रेशियो है तो नीचे वाली वैल्यू भी तो 49 ही बनेगी, है ना, क्योंकि ऐड करके लाना है तो 49 ही बनेगी। तो 49 कब बनेगी, जब 8 ऐड कर दोगे, तो इसका मतलब 8 आंसर हो गया। अब बताओ इसको लिख के सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ खत्म हो गया, चलो ठीक है भाई। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी आप करिएगा क्वेश्चन, ठीक है। और एक चीज, क्वेश्चन खत्म हो गए ना, ठीक है। और मैंने देखो जो जो मेरे एंड से आएगा वो मैं सारी चीजें करवा दूंगा आपको, ठीक है। और इस लेवल पर यूपीएसआई या कांस्टेबल के लेवल पर यकीन मानो कोई भी टीचर सही से अच्छा से यूट्यूब पर काम नहीं कर रहा है। समझ में आ गई बात? मोस्टली जो एसएससी वाले टीचर हैं वो अपने रिकॉर्डेड बैच बेच रहे हैं। वो क्या बेच रहे हैं, वो सारे अपने रिकॉर्डेड बैच बेच रहे हैं। और उन रिकॉर्डेड बैचों में सिर्फ सिलेबस दिया हुआ है, उसमें ये कहीं नहीं दिया है कि जैसे यूपीएसआई का आप पेपर एनालिसिस करो, देखो सिलेबस एक होता है और पेपर का पैटर्न एक होता है, कि सिलेबस क्या आ रहा है, पेपर क्या आ रहा है, इस चीज में थोड़ा सा मतलब अंतर होता है कि आपको मतलब प्रैक्टिकली देखना आना चाहिए कि पेपर क्या बन रहा है और उसका सिलेबस क्या आ रहा है, ये चीज आपको समझनी चाहिए, है ना। और रिकॉर्डेड बैच में ये चीज कहीं पर नहीं है, उन्होंने वही चीज उठा के वहां पर रख दी है और बस वो इसी तरीके से चल रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कितना उससे बेनिफिट मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।